डाइजेशन होती है ना कार्बोहाइड्रेट की, इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है बाय विच, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पॉलीसेकेराइड हो गया या डाइसेकेराइड हो गया, वो ना सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं, यानी कि मोनोसेकेराइड में। अब देखो ये जो डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है ना, ये बॉडी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, तो जब डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू हम उसको मोनोसेकेराइड यानी कि सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे ना, तो वो इजीली एब्जॉर्ब होएगी और इजीली यूटिलाइज होएगी। तो इस वजह से हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग और एसिमिलेटिंग substances into cell or across the tissue and organs through the process of diffusion or osmosis। अब देखो प्रोसेस फूड डाइजेस्ट तो हो गया, अब वो एब्जॉर्ब कैसे होएगा, हमारे उससे सेल या फिर टिश्यू तक वो पहुंचना भी तो चाहिए ना। अब वो कैसे पहुंचेगा, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ग्लूकोज इज ब्रोकन विद द सेल टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ना, अब देखो फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब वो जो ग्लूकोज की फॉर्म में जब ब्रोक डाउन होएगा ना, वो बॉडी में रिलीज होएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अब हम करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारा जो डाइजेशन है ना, वो माउथ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे 5% कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज होता है, जो कि फूड को वेट करने में और उसको बोलस की फॉर्म करने में हेल्प करता है, बोलस फॉर्मेशन में। प्लस इसमें क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, जिसकी वजह से 5% डाइजेशन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, अब देखो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारा माउथ से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस में हमारा जो खाना है ना, वो हमारा कहाँ आ गया, ईसोफेगस में आ गया। ईसोफेगस क्या होती है, एक फूड पाइप होती है जो कि माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा एनाटॉमी में। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टमक। सब स्टमक में ना कुछ भी डाइजेशन नहीं होता कार्बोहाइड्रेट का। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई एंजाइम नहीं होता जो कि डाइजेस्ट कर ले कार्बोहाइड्रेट को। और जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, जो हमारे माउथ में रिलीज हो रहा था, ये वाला सलाइवरी अमाइलेज जो कि एसिडिक होता है नेचर में, ये स्टमक के एसिडिक उस मीडियम में काम नहीं कर रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ये स्टमक हो गया, यहाँ है पेनक्रियाज जो कि सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस को। अब जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ना, उसमें क्या होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो कि 95% डाइजेशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट की। अब जो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज है ना, ये क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड इन दो फॉर्म्स में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब जो इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होती है, 95% डाइजेशन होती है। अब जो खाना है वो इंटेस्टाइन में आ चुका है, 95% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन यहाँ पे होनी है। इंटेस्टाइन क्या करता है, सिक्रीट करता है लैक्टेज और सुक्रेज को, जो कि क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड को किसमें, मोनोसेकेराइड में। ठीक है, अब जो ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो गए, बट कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बच जाते हैं, जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो होता है ना, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, कुछ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट को। अब देखो ये ऐसे रफली डायग्राम बनाया है मैंने, अगर किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम याद ना आ रहा हो उस चीज़ के लिए, कि देखो ये है हमारा माउथ, फिर उसके बाद है ये हमारी ईसोफेगस जो कि हमारे माउथ और स्टमक को कॉन्टैक्ट में रखती है। 5% डाइजेशन कहाँ हो रही है, माउथ में हो रही है। फिर उसके बाद ये पेनक्रियाज आ गया, फिर उसके बाद ये है हमारा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है,
ऐसे होता है। यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन में क्या है, 95% डाइजेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट की। तो ऐसे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो डाइजेस्ट होता है। मोनोसेकेराइड में लास्ट में आके वो सारा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड में टूट जाता है, क्योंकि जो मोनोसेकेराइड होती है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। अब देखो एब्जॉर्प्शन क्या होती है। अब पहले तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो डाइजेस्ट हो गया किसमें, सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर फॉर्म यानी कि मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में टूट जाने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि ब्लड वेसल्स है वो उनको एब्जॉर्ब करेंगी। उसी चीज़ को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला, ताकि जो बॉडी है ना हमारी वो क्या करे, उस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करे। ठीक है, अब डाइजेस्ट हो गया, उसको एब्जॉर्ब करना भी तो ज़रूरी है ना, ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब करेंगी। अब जहाँ पे बात मोनोसेकेराइड की आती है ना वहाँ पे हम तीन ही चीज़ों की मेनली बात करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब इन तीनों का ही एब्जॉर्ब होने का जो तरीका है ना वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अब हम एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात कर लेते हैं, ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं। देखो ये है हमारी क्या, ब्लड वेसल, जो किसके पास से होके जा रही है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन के पास से होके जा रही है। अब जैसे हमारा ये इंटेस्टाइन लगा लो, अब इंटेस्टाइन को हमने ऐसे बीच में से काट दिया। ठीक है, अब तो हमें ऊपर से बिल्कुल ही ऐसे गोला सा ही दिखाई देगा ना, तो ये उस व्यू को दिखाया गया है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी इंटेस्टाइनल ल्यूमन, और इसके सराउंड में ये हमारे क्या है, इंटरस्टिशियल एपिथेलियल सेल है। क्या है, एपिथेलियल सेल। फिर उसके बाद देखो, अब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज, ठीक है, दोनों का एब्जॉर्ब होने का तरीका सेम है। अब ये जैसे ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पंप है SGLT1 यानी कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1। जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 1 ये हमारा SGLT1 एक पंप है जो कि ग्लूकोज को हमारा एपिथेलियल सेल वाले पोर्शन में भेज देगा। इसके साथ एक सोडियम भी रिलीज होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारा GLUT2 है। GLUT2 भी एक पंप है। GLUT2 पंप क्या करता है, GLUT2 पंप इसको ग्लूकोज को एपिथेलियल सेल वाले स्पेस से बाहर निकालकर ब्लड वेसल्स में भेजता है, और ब्लड वेसल्स में फिर वो जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब ऐसे तो काम करा किसने, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ने। अब अगर यहाँ पे हम बात करते फ्रक्टोज की तो क्या होता, फ्रक्टोज में ना बस यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांसपोर्टर है ना ये चेंज हो जाता। ये क्या है, GLUT5 करवाता इसको, और फिर उसके बाद यहाँ पर सोडियम नहीं निकलता, बस GLUT5 करवाता, और ये GLUT2 सेम फिर ऐसे ही हो जाता बस यहाँ। अब देखो, अब ये फ्रक्टोज की बात करते हैं। फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड। अब ये ल्यूमन में है फ्रक्टोज। अब ये जो GLUT5 है ना ये एक पंप है, उसमें कौन सा पंप यूज़ हो रहा था, SGLT1, इसमें क्या है, GLUT5। अब ये जो GLUT5 है ना ये फ्रक्टोज को एपिथेलियल सेल में भेजेगा। एपिथेलियल सेल के बाद GLUT2, उसमें भी GLUT2 ही था, और फिर ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रक्टोज की बात। उसके बाद ये टेबल है, इस टेबल से इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्या है, ल्यूमन है, उसके बाद ये है हमारा एपिथेलियल सेल, और ये है ब्लड वेसल। ये है ग्लूकोज की बात करें तो पंप कौन सा, SGLT1, इसमें SGLT1, गैलेक्टोज में भी, फ्रक्टोज में कौन सा है, GLUT5 है। दोनों में SGLT1 है और इसमें GLUT5 है। इन दोनों में सोडियम भी निकल रहा है, इसमें सोडियम नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसमें फिर सोडियम के साथ ग्लूकोज निकला, इसमें गैलेक्टोज निकला एपिथेलियल सेल में। फिर उसके बाद GLUT2, तीनों में GLUT2 पंप के थ्रू ये जो हमारा ये है ना ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज है, ये ब्लड वेसल्स में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ऐसे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।